जीएसटी के अंदर कि बुकिंग ट्रेन टिकट्स वाला एग्जांपल जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, इसके अंदर हमने समझा था कि पहले बताओ मेरी वॉइस ऑडियो सब क्लियर है? वॉइस वीडियो दोनों चीजें यस क्लियर है? सर, क्लियर है। बाकी यस कुछ सर। बताइए। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में पहला वाला एग्जांपल तो क्लियर कर ही दिया था, ठीक है। इसका आंसर ये सब थे। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मैनी शॉप्स ऑफर अ फ्री सोप, जीएसटी रेट 5% विद डिटर्जेंट परचेज 18%। कई शॉप ऐसी है जो डिटर्जेंट के साथ सोप बेचती है, डिटर्जेंट पे लगता है जीएसटी 18% और साबुन में लगता है 5%। तो बताइए ये फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा? दिस इज अ डैश सप्लाई एज इट डज नॉट सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन। पहले पूरा सुन लेना। दिस इज अ डैश सप्लाई क्योंकि इसके अंदर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। दैट इज इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। You can buy either just a soap or just detergent. The highest rate of GST will then apply. Since detergents have the higher rate, dash rate this rate will apply on the whole mixed bundle. इस fill in the blanks के आंसर क्या हैं? ठीक है, तो बहुतों के आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर आया आशुतोष की तरफ से मिक्स सप्लाई। ये एक मिक्स्ड सप्लाई है और 18% लगेगा। और कोई कह रहा है कंपोजिट सप्लाई है, 18% लगेगा। जैसे तुषार का आंसर आया है कंपोजिट सप्लाई 18%। और शिखा यादव ने कहा है ये मिक्स्ड सप्लाई है। बाकी लोग भी अपने सुझाव दे फटाफट से। शालिनी, शिखा, शालिनी, तुषार, वंशिका, फटाफट से आप आंसर्स दीजिए। कनिका आप भी दो। शिवांगी ने कहा कंपोजिट सप्लाई 18%। तो ध्यान से सुनना, कंपोजिट सप्लाई वह होता है जहां पर नहीं, ये मैं बता के पूछूंगा मैं। हम्म। मीनाक्षी ने कहा मिक्स सप्लाई विद 18%। देन ममता सेट कंपोजिट 18%। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से आंसर। ये कौन सी सप्लाई है गाइस? ये है मिक्स सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई इसीलिए है क्योंकि जानबूझ के डिटर्जेंट के साथ साबुन बेचा जा रहा है, जानबूझ कर। कोई जरूरत नहीं है, कोई नेचुरल नेसेसिटी नहीं है। साबुन से हम नहाते हैं, डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो ये कोई नेचुरल रिक्वाइसाइट नहीं है, नेचुरली जरूरत नहीं है इसकी। तो साफ पता चल रहा है कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐसा स्टेप ले रही है। तो ये एक मिक्स्ड सप्लाई है। और दूसरी तरफ क्योंकि साबुन का जीएसटी रेट 5% है, डिटर्जेंट का 18% है, और जो हाईएस्ट रेट होता है जीएसटी का वो अप्लाइड होता है जब भी ऐसी कोई सेल्स होती है जो कि मिक्स सप्लाई में होती है। तो जिस प्रोडक्ट का सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट होता है वही आता है। तो यहाँ पर जीएसटी रेट होगा पूरी की पूरी सप्लाई का 18%, जो आपने बताया बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताने, इसमें लिखा हुआ है कि अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई ठेकेदार है, ठेकेदार ने क्या करा, आपसे ईंटें ली, सीमेंट लिया, मदरपोर्ड लिया, ठीक है, और आपसे अमाउंट ली जिससे कि वो क्या कर रहा है, अपने लेबर्स को भी फीस पे कर रहा है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इज नथिंग, जस्ट क्रिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, मटेरियल्स, सर्विसेज ऑफ लेबर्स। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सी सप्लाई का, ये बताओ, मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई? कौन बताएगा? घर बनाना एक मिक्स्ड सप्लाई है या फिर कंपोजिट सप्लाई है? कुछ बच्चे भी मिक्स्ड और कंपोजिट में ही कंफ्यूज हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि मिक्स्ड सप्लाई वह सप्लाई होती है जहां पर एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस जानबूझकर बेचा जाता है, वो नेचुरली रिक्वायर्ड नहीं होता है। और कंपोजिट सप्लाई वह होता है जहां पर एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस इसलिए बेचा जाता है क्योंकि वो नेचुरली रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब आप लोग बताना, एक बार एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसमें आपको यस या नो बताना है। ठीक है, आप लोगों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। आप ये बताइए कि अगर हम अगर हम
एक दिन का होटल का पैसा पे कर रहे हैं, एक दिन का होटल प्लस ब्रेकफास्ट। तो ये कौन सी सप्लाई है? बस लिखना है, बस लिखिए जरा। हम किसी होटल पे गए हैं, वहां का होटल का अमाउंट प्लस, ओ माय गॉड, आशुतोष ये कंपोजिट बता रहा है, मीनाक्षी कंपोजिट बता रही है, ऋतिक मिक्स्ड बता रहा है, आयशा कंपोजिट। ऋतिक के मिक्स्ड कहाँ से हो गया बचवा? कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। और अगर हम होटल का पैसा पे कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट का पैसा पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम मुंबई दर्शन भी ले रहे हैं, तो मुंबई दर्शन मिलाकर ये कौन सी सप्लाई कहलाएगी गाइस? मैं तो इतनी जल्दी जवाब आ रहे हैं, ऐसी काश मेरी फोटो पे लाइक्स और कमेंट्स भी आते, मजे आते। ठीक है, आलोक गुप्ता कह रहे हैं मिक्स, शिवांगी कह रहे हैं मिक्स्ड। क्योंकि इसमें मुंबई दर्शन इन्वॉल्व, मुंबई दर्शन सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है, तो नेचुरली कोई जरूरत है नहीं इसकी। तो सिंपल है जी, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक मिक्सचर होता है सर्विस का। वर्क कॉन्ट्रैक्ट से बेस्ट एग्जांपल है, तो हमेशा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देना, जिससे भी आप पूछेंगे या फिर जो भी आप जवाब देंगे, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात की जाती है किस बारे में, कि ये जो सप्लाई की जा रही है ये कौन सी सप्लाई है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक मिक्सचर होता है सर्विस एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्या होता है, सर्विस भी होती है और ट्रांसफर भी होता है गुड्स। किस लिए? जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करना है एक नई बिल्डिंग का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, बदरपुर चाहिए, और लेबर्स की सर्विस भी चाहिए जिनको हम दिहाड़ी देंगे। इंजीनियर्स चाहिए जो कि ये फैसला करेंगे कि किस लेवल पर किस तरीके से वो बिल्डिंग बनेगी। आर्किटेक्ट चाहिए जो उसकी कमीशनिंग करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ बिल्डिंग यानी कि गुड्स। तो इस तरीके से पूरा बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पूरे के पूरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच सप्लाई। आप लोगों ने पहले बताया था, तो इसका आंसर है कंपोजिट सप्लाई। वेरी गुड, ये मिक्स सप्लाई हो ही नहीं सकता। कैमरास क्यों नहीं ऑन करें बाकी लोगों ने? हाँ। फोर्थ क्वेश्चन, रेस्टोरेंट बिजनेस प्रोवाइड्स अ बंडल्ड ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस प्रोवाइड्स अ बंडल्ड सप्लाई ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड सर्विंग द सेम। वो क्या कर रहा है, आपको बंडल्ड सप्लाई प्रिपेयर करके दे रहा है। तो ये भी क्लासिक एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाई का। यहाँ पर भी कंपोजिट सप्लाई की ही बात कर रहा है। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट का बिजनेस की सर्विसेज जहां पर फूड के साथ साथ हम उसमें एक तरीके से उसको फूड सप्लाई करने की सर्विस भी दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम उसको एक लग्जरियस लेवल पर फैसिलिटी दे रहे हैं अपने कस्टमर को, बाय टेकिंग ऑर्डर, डिलीवरिंग ऑर्डर, गिविंग बिल। तो ये भी क्लासिक एग्जांपल्स है कंप्यूटर सप्लाई के। यहाँ पर एक पॉइंट और है, लिखा हुआ है कि हाउ एवर टू अवॉइड द कंफ्यूजन अंडर अर्लियर टैक्स लॉ, जीएसटी एक्ट क्लियरली क्लैरिफाइज रेस्टोरेंट्स एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस विद स्पेसिफिक टैक्स रेट्स। तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो बहुत पता हो भी है। इसमें ये कह रहा है कि पहले के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीएसटी एक्ट में साफ साफ कहा गया है। अच्छा तुम लोग बताओ यार इसका क्या मतलब है, मैं क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है हाउ एवर से लेकर रेट्स तक जो लाइन लिखी गई है उसका मतलब क्या है? हिंदी में लिख डालो, चैट बॉक्स में लिख डालो जी आज। शिवांगी कह रही सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बहुत बढ़िया बहाना शिवांगी, जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो उसका आपने जवाब दिया, आवाज नहीं आ रही है। जरा बेटे ये लाइन पढ़ो शिवांगी। हेलो शिवांगी। पूछता है भारत, ये जो लाइन है इसका अर्थ क्या है? वॉइस ही नहीं आ रही मेरी, ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, कनिका और शिवांगी आप लाइन पे आइए। माइक ऑन करिए अपना, अनम्यूट योरसेल्फ। या शिवांगी एंड कनिका अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सबको वॉइस आ रही है? जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें कि वॉइस नहीं आ रही है। जिनको वॉइस आ रही है वो बोलिए वॉइस आ रही है।
कितनी अजीब सी बात है ना। एक एक पॉइंट और है यहाँ पे, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जिनको वॉइस आ रही है वो बताओ, जिनको नहीं आ रही है वो बताओ, तो जिनको नहीं आ रही है वो तो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी। अरे भाई तो कहीं सोचा ही नहीं। अरे आ रही है सर, कहाँ चले गए? शिवांगी क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। सर ऑडिबल है। हेलो। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है यार, ऐसे कैसे? बाकी सबको सर तो आ रही है। ऑडिबल है। क्या? सर आ रही है। या इनको नहीं आ वॉइस रही? क्लियर है सर। इन दोनों को नहीं आ रही है ना? तुम्हें तो आ रही है। आलोक गुप्ता जवाब भी दे रहे हैं बेटा, फिर रुक जाओ, अभी तो आवाज ही नहीं आ रही इनको। कनिका, शिवांगी लाइन पे आओ जरा। हाँ हाँ शिवांगी, एक बार मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो। हाँ जी। तो आलोक का जवाब आया है इस वाली लाइन का कि पहले के लॉ में जो कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जीएसटी ने क्लियरली बता दिया है कि रेस्टोरेंट की सप्लाई सर्विस है। रेस्टोरेंट की सप्लाई सर्विस है, वेरी गुड। रेस्टोरेंट की जो सर्विस, जो सप्लाई है, यानी कि रेस्टोरेंट जो भी दे रहा है वो सर्विस में आता है, वो भी स्पेसिफिक रेट के साथ। बिल्कुल सही। आयशा का आंसर आया है कि सर अर्लियर टैक्स के कंफ्यूजन से बचने के लिए जीएसटी एक्ट में एक स्पेसिफिक सर्विस टैक्स लगाया गया। हाँ। अभी भी क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं। वो सर्विस चार्ज किस चीज का लेते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हमने आपको सर्विसेज दी है तो उसका सर्विस चार्ज लगेगा। देखो, अगर आप उन्हें टिप के रूप में पैसा पे करो, दैट इज सो फार सो गुड। बट सर्विस चार्ज वो आपसे ले नहीं सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई भी सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लग ही नहीं सकता। सर्विस टैक्स तो कब का एबोलिश हो चुका है। इसी बीच में आशुतोष का आंसर आया है, इसमें कह रहा है जीएसटी से पहले के टैक्स सिस्टम में कंफ्यूजन रहती थी कि रेस्टोरेंट सर्विस को गुड माने या सर्विस, बट आफ्टर जीएसटी इट क्लियरली सेज दैट रेस्टोरेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस विद स्पेसिफिक रेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने क्लासिकली समझा कि ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल डिफाइंड कर रहे हैं कंपोजिट सप्लाई को, जहां पर नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है एक गुड्स के साथ दूसरा गुड्स या सर्विसेज देना। मिक्स सर्विस में हम बिना बात में धंधा बड़ा करने के चक्कर में एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट देते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम के साथ फेयर एंड लवली। बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज। अब बताइए कौन सी सप्लाई है, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करें, जिसको आंसर पता है प्राइवेट मैसेज करें मेरे को। ये सब सप्लाईज कौन कौन सी हैं? चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है, ध्यान रखना है इनके आंसर्स। एक एक करके आंसर्स टाइप करने, जो भी चीज लिखी गई है उसके साथ। बिल्कुल मैं आंसर्स आपके पढ़ रहा हूँ, बट मुझे क्लियर नहीं हो रहा किसका आंसर है, तो प्लीज माइक ऑन मत करना। चैट बॉक्स में आंसर्स टाइप करना, और उसमें आप उसके साथ उसका नाम भी लिखना। मैं देखूंगा आप लेबलिंग कैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। ये जवाब मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल आपने एक ही बारी में सब दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, बहुत धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आशुतोष के आंसर से। बकवास आंसर था, कंपोजिट लिखा है, मीनाक्षी ने फिर कंपोजिट। अच्छा, तब तक मैंने बताया नहीं था ना इन्हें। हाँ ठीक है।
तो इसके बाद आता है, हाँ सबसे पहले आंसर आया है, फिर इसके बाद ममता ठाकुर, लैपटॉप एंड बैग कंपोजिट है। कंपोजिट है ये? हाँ ठीक है। अंजलि त्यागी का है मिक्स सप्लाई, बट ये जवाब नहीं देना था। देन शिवांगी का आया है बैग और कैप मिक्स्ड है। बैग और कैप, वेरी गुड। बैग और कैप मिक्स है बिल्कुल बेटा, क्योंकि बैग का कैप से कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर आशुतोष जी का दिमाग चले गया लैपटॉप और चेरी लैपटॉप एंड चेरी के केस में कंपोजिट। अरे ये अलग है यार। लैपटॉप के साथ हम बैग लेंगे तो चेरी ब्लॉसम को क्या करेंगे, वो एक अलग चीज है। फिर आयशा का आंसर आया है कंपोजिट सप्लाई है लैपटॉप विद बैग, बिल्कुल ठीक। लैपटॉप एंड बैग इज कंपोजिट। शिवांगी ने कंपोजिट की स्पेलिंग बहुत ही गजब लिखी है, आई लाइक दैट। आशुतोष गौर का कहना है और लास्ट दोनों के केस में मिक्स्ड, ठीक है। चेरी ब्रश कंपोजिट है। ममता ने कहा लैपटॉप विद बैग कंपोजिट। शिखा भी कह रही है, ममता भी ठीक कह रही है, शिवांगी भी ठीक कह रही है, ऋतिक ने भी ठीक लिखा। बाकी फिर मीनाक्षी का आंसर बहुत अच्छा लगा, एक ही बारी में उसने सब कुछ लिखा। फिर लैपटॉप विद बैग कंपोजिट सप्लाई, शू पॉलिश विद ब्रश कंपोजिट सप्लाई, बैग विद कैप मिक्स सप्लाई। टाटा टी एंड बिस्कुट, हाँ शिवांगी का आंसर आया है टाटा टी एंड बिस्कुट इज मिक्स। देखो दिमाग में तुरंत आ जाएगा आपके, बिल्कुल ठीक जवाब। ऐसा लग रहा है कि चाय के साथ बिस्कुट का कॉम्बिनेशन है कि भैया चाय है तो बिस्कुट तो चाहिए ही चाहिए, ये कौन सा लॉजिक है, ये तो हम अपने भूख के हिसाब से कह रहे हैं, ठीक है। जैसे बचपन में, जैसे मैं घर वाले मुझे चाय देते थे, मैं बोलता था ब्रेड लाओ ब्रेड लाओ ब्रेड लाओ। तो ब्रेड लाओ इस बोलने से थोड़ी ना वो मिक्स सप्लाई हो जाएगा, सॉरी कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। तो मिक्स सप्लाई नेचुरली रिक्वायर्ड नहीं है। 1 2 और 4 कंपोजिट सप्लाई, 3 मिक्स सप्लाई है, ठीक है। संध्या ने कहा मिक्स सप्लाई लैपटॉप और बैग, चेरी और ब्रश कंपोजिट सप्लाई, कैप एंड बैग मिक्स सप्लाई, टी और बिस्कुट मिक्स सप्लाई, ठीक है जी। इतना एक्सपेक्टेड था, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं और एग्जांपल्स प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, इसमें बहुत समय लगता है, प्रेजेंटेशंस होमवर्क असाइनमेंट्स इन सब चीज़ों को क्रिएट करने में रिसर्च लगती है प्रॉपर, ठीक है। अब मुझे आने वाले शायद क्लासेस के अंदर कुछ ले ऑफ्स भी करने पड़ेंगे, हो सकता है आपकी क्लासेस, अभी तो मैं कंटिन्यूसली 6 डेज रन कर रहा हूँ, जिसमें वेडनेसडे हमारा होमवर्क डे रहता है। अब हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हम इसको 3 डेज इन अ वीक करें, क्लासेस को 3 डेज इन अ वीक करें, क्योंकि ऐसा देख रहा हूँ बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ा होमवर्क सेंड करने में भी मैं लेट कर देता हूँ, बिकॉज आपकी ये सेशन की रिकॉर्डिंग पूरा एक कन्वर्जन होने में 4 to 6 आवर्स लगते हैं। उन 4 to 6 आवर्स में पहले वीडियो में कन्वर्ट होता है अच्छी क्वालिटी में आपका पूरा का पूरा सेशन, उसके बाद यूट्यूब में वीडियो अपलोड होती है, देन उसके बाद होमवर्क असाइनमेंट सब कुछ एक साथ ही मैं मेल करता हूँ जर्नल एंट्रीज के साथ। तो वो पूरा रैप अप करने में, पूरा प्रोसेस करने में, ड्राफ्ट से भेजता हूँ मैं उस चीज को। तो उसमें अगर मैंने जल्दबाजी करी तो फर्स्टली मुझे भी चेक करना पड़ता है एक एक एस्पेक्ट को कि बच्चा इसको कैसे समझेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास लेट नाइट में होमवर्क्स आ रहे हैं, तो अब आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मैं क्लासेस के अंदर ले ऑफ्स रखूं, जैसे MWF रखूं, TTS रखूं, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना उसके लिए क्लासेस के ऊपर, और लास्ट में मैं वैसे भी वो बताऊंगा क्या होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बीकानेर वाला ने सोल्ड करा 200 दिवाली गिफ्ट बॉक्स। बीकानेर वाला आप लोग परिचित है उससे, ठीक है, बहुत ही मशहूर है। तो उन्होंने 200 दिवाली गिफ्ट बॉक्स क्या करा, सेल करे, जिसके और जिसका रेट था 750, 750 का एक दिवाली गिफ्ट बॉक्स था। एक दिवाली गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या है, मिठाई है जिसपे 5% जीएसटी लगता है, चॉकलेट है जिसपे 18% जीएसटी लगा, ड्राई फ्रूट्स है जिसपे 12% जीएसटी लगा, और फ्रूट जूसेस पे 12%। टू पी प्राइवेट लिमिटेड इसको माल बेचाई थी, इसको कितने, 200 दिवाली गिफ्ट बॉक्स। आपको क्या निकालना है कि बीकानेर वाला will charge GST to P Private Limited for this Diwali box and pass the journal entry in the books of बीकानेर वाला, ठीक है। आपको दो चीजें निकालनी है, पहला ये कि किस रेट पे बीकानेर वाला इस सेल पे जीएसटी लगाएगा, 5% जीएसटी अप्लाई करेगा इस सप्लाई पे, 18% या 12%। दूसरा सवाल ये कि जनरल एंट्री क्या होगी, किसकी किताबों में, बीकानेर वाला की किताबों में, सेल्स के लेवल पर, बताइए। और इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है, बिल्कुल टेक योर टाइम, क्योंकि मुझे पता था धड़ाधड़ कुछ आंसर आएंगे। एक आंसर मेरे पास आ चुका है, बट मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। प्राइवेट मैसेज में आपको क्या लिखना है कि बीकानेर वाला ने जो 200 दिवाली गिफ्ट बॉक्स बेचे हैं इसको पी प्राइवेट लिमिटेड को, जिसके अंदर मिठाई है, चॉकलेट है, फ्रूट जूस है, ड्राई फ्रूट्स है,
जीएसटी का रेट अलग अलग है। आपको ये निकालना है कि इस सेल के ऊपर जब आप जीएसटी निकालेंगे ना, तो किस रेट पे जीएसटी आप अप्लाई करेंगे और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ठीक है जी। ठीक है, आयशा, आलोक, अंजलि, आशुतोष, ऋतिक, कनिका, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। ममता, मीनाक्षी, रोशनी, संध्या, शालिनी, शिखा, शिवांगी, तुषार, वंशिका। वंशिका 2 बार कैसे? नहीं, मैंने पूछा पड़ा था। बताइए जी। केवल तुषार का ही कैमरा ऑन है यार। इस बच्चे को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, ये मेरी सारी बातें मान। बाकी लोग सब नालायक है, बातें ही नहीं मानते। देखो अभी भी, अभी ऋतिक आया था फिर चले गए, आलोक आया फिर चले गए, मीनाक्षी, किसी ने कैमरा ऑन नहीं करवाई। जनरल एंट्री के साथ आलोक, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बेटा। किसी को अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है वो पूछ भी सकता है दोबारा माइक ऑन करके। नेटवर्क इश्यू हो रहा है इसलिए कैमरा ऑफ कर रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पर जब कैमरा, हाँ ठीक है, देख लो यार, नेटवर्क इश्यू का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैमरा ऑफ रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये रहता है ना, कैमरा ऑन रहता है, ऐसा लगता है भूतों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बैठा है सामने, ऐसा लगता है उसमें। मेरे पास जनरल एंट्री आ चुकी है, पर जनरल एंट्री के अंदर अमाउंट नहीं आया है। कोशिश करो अगर अमाउंट डाल पाओ, मुझे पता है थोड़ा सा टफ है ये। मीनाक्षी ने भी एंट्री डाली है, वेरी गुड मीनाक्षी, बट इसमें अमाउंट नहीं है और आपने आउटपुट जीएसटी शब्द का उपयोग किया है। केवल आउटपुट जीएसटी से नहीं बच पाएंगे, संध्या आप भी नहीं बच पाएंगे आउटपुट जीएसटी के शब्द से। कह सकते हैं, चलो आउटपुट जीएसटी लगा लो, चलो 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 लगा लो, क्योंकि इसमें पता नहीं है ना कि किस राज्य के ऊपर वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। हो सकता है कि टी प्राइवेट लिमिटेड उसी राज्य का हो, किसी और राज्य का। ठीक है जी, आपका सेंस भी ठीक है, दैट्स आई अप्रिशिएट इट। बट अमाउंट क्या है? शिवांगी बेटा, एक डब्बा नहीं बेच रहे बच्चा, हम एक डब्बा नहीं बेच रहे, इतने ही बेच रहे, इतने इतने 200। एक अपने घर ले जाएगा वो। वी आर सेलिंग 200 बॉक्सेस। ओकी डोकी, बताइए जी। ऐसा ऐसा कह रही हैं, ठीक है। 75 दूनी 150 होता है जी, ठीक है जी, सही बता रहे हैं। आशुतोष का भी आंसर आया है, ठीक है। ठीक है जी, तो उसकी जो एंट्री होगी बहुत ही सिंपल है, बाकी सब बच्चों ने वही जवाब दिया है। मैं ये चेक करता, पी प्राइवेट लिमिटेड को डेबिट करना है, सेल्स 18% को क्रेडिट करना है 1.5 लाख रुपए से, और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आउटपुट जीएसटी भी कर सकते हो, वो करना है आपको क्रेडिट 13,500 से। ठीक है। तो और आशुतोष का एक और जवाब आया है कि सर ये मिक्स्ड सप्लाई है। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा जवाब है कि एक मिक्स्ड सप्लाई है जी। ये मिक्स सप्लाई क्यों, आशुतोष जरा हमारी जनता को बताइए, पूछता है भारत, बताइए। क्योंकि सर ये आइटम सेपरेटली भी सोल्ड हो सकते हैं। और इनफैक्ट हम दिवाली के टाइम पे देखते ही हैं कि जब हम वो डब्बा फाड़ते हैं तब पता चलता है इसमें 4 कुरकुरे के पैकेट है, एक कोल्ड ड्रिंक है, इसको तो हम वैसे भी खरीद लेते तो पैसे बच जाते। जानबूझ के डब्बे के साथ रैप करने की क्या जरूरत थी। और हम ऐसे दिवाली की समझ गिफ्ट भी कंपेयर करते हैं। पर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब सोन पापड़ी निकलती है अंदर, दिवाली के अंडरटेकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है वो ओके लिखता रहे, जिसको क्लियर नहीं हुआ या फिर किसको आवाज ही नहीं आई, जिसको समझ भी नहीं आया, वो लिख सकता है मुझे प्राइवेट मैसेज में। ठीक है, जिन जिनको क्लियर हो चुका है ओके, ठीक है। आयशा की तरफ से आ चुका है, ममता, आलोक, 3, 4, सर 7, 8। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें लिखा हुआ है कि ₹750 कंसिस्टिंग ऑफ स्वीट्स और ये सब, तो सर कंसिस्टिंग में ये सब इंक्लूसिव में नहीं आएगा? वो तो डब्बे को बताना चाह रहा है ना बेटा, कि दिवाली गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या है।
ओके सर। पढ़ते हैं आगे। कनिका आपका रिप्लाई नहीं आया बेटा। कनिका, कनिका को आवाज नहीं आ रही क्या? कनिका को बुलाना जरा। हेलो, ये ऑफ हो गई है, ये नेटवर्क इशू है शायद। चलो इसको रिकॉर्डिंग सेंड करनी पड़ेगी। अब ये जो आपके सामने है, ये वो चीजें जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। ध्यान समझना इन चीजों को। कोई भी आपसे पूछे किस किस चीजों में जीएसटी नहीं लगता है, एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी प्रीव्यू। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, कभी भी भराने चले आना। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में जीएसटी नहीं लगता है। ध्यान रखना, आपको कभी शराब वर्ड नहीं यूज करना है, आपको दारू शब्द यूज नहीं करना। इसको समझाने के लिए आपको ये शब्द यूज करना है जो मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। ये एक तमीज वाला शब्द है। इसको आप बोल सकते हो, लिख सकते हो जब भी आपको ये डिफाइन करना है। टैक्स ऑन लिक्वर और अल्कोहल में नो जीएसटी। स्टैंप ड्यूटी में कोई जीएसटी नहीं लगता। कस्टम ड्यूटी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। बिजली के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। नेचुरल गैसेस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। और जिससे हम फ्यूल भरते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसे बोलते हैं, जिससे आपका हवाई जहाज चलता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। इस पे राज्य सरकार अपने टैक्सेस लगाती है और उससे कमाती है। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए प्लीज फटाफट से, जिससे कि मैं क्लास आगे बढ़ाऊं। और आपको मैं इसके लिए टाइम दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। सर मेडिसिन और सैनिटाइजर्स वगैरह में जैसे अल्कोहल यूज होता है, तो उसमें जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, तभी तो मैंने बताया अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर मेडिसिन तो ह्यूमन कंजप्शन ही है ना? नहीं नहीं, कंजम्पशन बेटा मतलब वो वाला कंजम्पशन नहीं। कंजम्पशन इन द सेंस जिसको हम लिक्विड के रूप में पी रहे हैं, खा रहे हैं, दैट कंजम्पशन आई एम टॉकिंग। सर लिक्विड मेडिसिन में भी अल्कोहल होता है? अबे तो उसे पीते थोड़ी ना है, हम उसे हैंगओवर के लिए थोड़ी ना सर यूज लिक्विड करते हैं। मेडिसिन। आप पॉइंट को अच्छा। समझे नहीं। आप पॉइंट को समझे नहीं। ठीक है, पूछना भी ठीक है क्योंकि बहुत ही इनोसेंट सवाल है। जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है, जिसको हम हैंगओवर के लिए यूज करते हैं पार्टीज वगैरह में, तो उस पे लगेगा कौन सा टैक्स जो राज्य सरकार लगाना चाहती है अपने हिसाब से। ठीक है, और जो आपने दवाइयों के लिए बोला, सैनिटाइजर वगैरह, इनके लिए इन पे ये एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक तरीके से जिस प्रोडक्ट के ऊपर लग रहे हैं उसका यूज करके हमारी बॉडी क्लीन होती है। ठीक है, यानी कि साफ पता चल रहा है क्या सिन है क्या सिन नहीं है। या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज अ सिन, बट मेडिसिन के ऊपर ये अप्लाइड हो रहा है अल्कोहल, तो दैट इज नॉट अ सिन, दैट इज गुड। सबने लिख लिया? मैं बढ़ूं आगे? कुछ कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके चुप बैठे हैं, मुझे पता है, मुझे सब पता है। मीनाक्षी लिख रही है। मीनाक्षी ऐसा लग रहा है कोई कवियत्री बैठी है पार्क में। ठीक है, बाकी लोग भी बताया बेटा। यस सर, गो हेड सर। आलोक गुप्ता, जरा आप लाइन का इधर। आलोक, ठीक है, बाकी सबने लिख लिया। कनिका आपने? कनिका वॉइस इश्यू हो रहा है आपका। कनिका, आपको आवाज आ रही है बेटा क्लियरली?
आलोक कह रहा है मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए फटाफट से अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है जीएसटी के कोड्स। ये जीएसटी के जो कोड्स होते हैं अप्लाइड होते हैं। कोई बता सकते हैं इसके अंदर क्या आने वाला है? अभी कोई एक बताना चाहेगा? अब इसके अंदर क्या मैं बताने वाला हूँ जीएसटी कोड्स में? एनीबडी? जिनको नहीं पता वो नो लिख दीजिए, जिनको पता है वो लिख सकते हैं कुछ भी। तुक्का ही तो मानना है, जस्ट ट्राई करो ना, क्या पता आंसर दे ही दो। हाँ बहुत बढ़िया, तुषार ने दे दिया। हाँ मैं इसके अंदर HSN और SAC बताने वाला हूँ। जीएसटी के जो कोड्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला कोड, वो है HSN कोड। जो HSN कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। ये एक 6 डिजिट का कोड होता है। इस 6 डिजिट के कोड का इस्तेमाल करके हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं अंडर जीएसटी। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जीएसटी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज करना, और 6 डिजिट का ये कोड होता है जिसको हम बोलते हैं HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को कि HSN कोड का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं जीएसटी के अंदर जिससे कि हम सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। मान लीजिए 2 बच्चे सिमिलर नेचर के हैं, एक का नाम है अमित गुप्ता, ठीक है, और एक का नाम है अनिकेत गुप्ता। दोनों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, गुप्ता उनका सरनेम है, तो दीज आर सिमिलर नेचर नेम्स। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम क्लास के अंदर? बाय रोल नंबर। रोल नंबर के थ्रू उन्हें क्लासिफाई करेंगे। उसी तरीके से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक जैसे नेचर के होते हैं। जैसे कि एक हैंडकरचिप का मैं एग्जांपल लूं जिसको सिल्क से बनाया और एक हैंडकरचिप ह्यूमन ने बनाया, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो उसकी स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं उसी सेम हैंडकरचिप की, तो उसका नेचर अलग हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए ही HSN कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा कारण, helps to track detail about goods at the time of GST registration। जब आप GST के अंदर रजिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपके लिए जरूरी होता है ये जानना, और GST के अंदर ये बताना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम किस प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भी HSN कोड डिफाइन करना पड़ता है। तो अब मैं जरा इसको छुपा रहा हूँ HSN कोड की डिटेल को। अब आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है मैंने क्या क्या बताया, जिससे मैं देख पाऊँ कितनी जगह कितने सो हैं। प्राइवेट मैसेज मुझे करिए फटाफट से 1 मिनट के अंदर, जो जो चीजें मैंने बताई। ज्यादा मत लिखना, क्वालिटी में लिखना, मैं देखना चाहूंगा। प्राइवेट मैसेज अब आएगा ना समझ में? समझ में तो अब आएगा। लीजिए जी, पहला जवाब आ चुका है सानिका की तरफ से। कनिका कुछ कहना चाह रही है? हाँ बोलो सर। हाँ हेलो सर आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, जो मैंने भी बताया ना उसको बस थोड़ा सा एक समरी के रूप में चैट बॉक्स में लिखना है HSN कोड के बारे में, जो जो चीजें मैंने बताई अभी अभी। रटवा नहीं रहा हूँ, बस ये है पर्पस कि आप लोग कैसा सुन रहे हैं और सुन के कैसे समझ रहे हैं। तो बोलते हुए तो आप लोग शर्माते हैं बट लिखते वक्त भी शर्माते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो शालिनी का आंसर आया है कि 6 डिजिट का कोड होता है। ममता का आंसर आया है 6 डिजिट का कोड। आयशा ने जवाब दिया है हेल्प्स टू ट्रैक सिमिलर गुड्स, वेरी गुड। मीनाक्षी का जवाब आया है HSN इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ई-फाइलिंग, वेरी गुड। आशुतोष गौर का आंसर आया है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, वेरी गुड यार, तुम्हें फुल फॉर्म भी याद हो गई। 6 डिजिट का कोड होता है, इट आइडेंटिफाई गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड हेल्प्स टू ट्रैक गुड्स। फिर तुषार का आंसर आया है कि हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर इज लाइक रोल नंबर ऑफ गुड्स, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सुनने में कि रोल नंबर ऑफ गुड्स। ऋतिक सक्सेना जी कह रहे हैं कि ये 6 डिजिट का कोड होता है एंड यूज्ड टू गुड अंडर जीएसटी। शिवांगी कह रही है कि HSN 6 डिजिट का कोड है टू कैटेगराइज गुड्स अंडर जीएसटी, आइडेंटिफाइंग गुड्स सिमिलर नेचर, हेल्प्स ट्रैक डिटेल, ठीक है। संध्या ने कहा 6 डिजिट का कोड, ठीक है। कैटेगराइज गुड्स सिमिलर नेचर, ठीक है ठीक है, हो गया जी याद, तो ये तो खत्म, बस ये तो करवाना था। दूसरा है SAC कोड। SAC कोड क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये एक 6 डिजिट का कोड होता है जिसका इस्तेमाल करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं उन सर्विसेज को जो जीएसटी के दायरे में आती है। ध्यान से समझना, जब भी जीएसटी के अंदर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें प्रोडक्ट का HSN कोड डालना पड़ेगा,
और जब सर्विस सेल करेंगे तो एसएससी कोड डालना पड़ेगा। क्या आप लोग एक प्रोडक्ट और एक सर्विस का एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं चैट बॉक्स में टाइप करके? थोड़ा एक्सरसाइज हो रही है आज आपकी, बहुत बढ़िया। बेचारी बोर हो गई मीनाक्षी टाइप कर करके, मन ही मन में कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे मुझे, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। चैट बॉक्स में एक गुड्स और एक सर्विस का नाम लिखें जो कि जिसके लिए हमें HSN कोड या SSC कोड डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर बस सिंपल एक गुड्स एक सर्विस का नाम लिख दो। कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस जिसको हम सेल कर सकते हैं। हाँ, कनिका का भी आंसर आया है कि HSN कोड का मतलब होता है अर्बन सिस्टम नोमेनक्लेचर, और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर, या हेडेड का कोड होता है। ठीक है, पर्पस पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए और नंबर ऑफ डिजिट, दैट्स इट, इतना ही काफी है। दोनों की डिजिट 6 होती है। कुछ नहीं करना, बस एक प्रोडक्ट और एक सर्विस का एग्जांपल दो जिसको हम सेल कर सकते हैं, इतना ही तो करना है। लो जी, आगे जवाब। बोलने की देर है क्लास के अंदर बस मेरी। शिखा यादव का आंसर आ गया है, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स भी आ रहे हैं कुछ कुछ। आशुतोष जी को रेस्टोरेंट जाने का बहुत शौक है, ओके। दे लो, पहले आंसर दे दो जी सबके सब फटाफट से। एक प्रोडक्ट एक सर्विस, एक प्रोडक्ट एक सर्विस। 10 रुपए भाई, 10 रुपए। शिवांगी का आंसर देखो कैसा आ रहा है। तुषार सबके सामने आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा आंसर है। किसी ने नेटफ्लिक्स क्यों नहीं लिखा? आजकल वेब सीरीज सब देख रहे होंगे घर बैठे बैठे, अमेज़न प्राइम, किसी ने वो क्यों नहीं लिखा? किसी ने वो नहीं लिखा यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब का प्रीमियम म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन। सब एग्जांपल दे रहे तो बुट्टो वाले दे रहे हैं, पुराने जमाने वाले, वो नहीं दे रहे जिससे अभी जुड़े हुए हैं। देखता हूँ जी, आंसर पढ़ता हूँ क्या क्या दिया है बच्चों ने। शिखा ने आंसर दिया है सर्विस, रेस्टोरेंट, गुड्स का लैपटॉप, ठीक है जी। तुषार शर्मा जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि कूलर। आयशा ने जवाब दिया आरओ का सर्विस में, ठीक है, आरओ सर्विस, अच्छा समझ गया मैं। आशुतोष ने कहा रेफ्रिजरेटर एक गुड्स का एग्जांपल है और रेस्टोरेंट सर्विस का है। पेंसिल बॉक्स शिवांगी का अच्छा लगा मुझे आंसर, पेंसिल बॉक्स गुड्स, और एसएसी में वेटर इन रेस्टोरेंट है, वेटर इन रेस्टोरेंट। एसएसी कोड इंस्टीट्यूशन सर्विसेज। आपको पता है जो इंस्टीट्यूट आपको सर्विसेज दे रहा है वो किस में आता है? यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये भी एक सर्विस होती है। ये गुड्स नहीं सप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको, सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ। क्या किसी को पता है सर्विस का नाम क्या है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, जिनको पता है वो बताइए, जिनको नहीं पता वो नो लिख दीजिए, मैं बताऊंगा, तुरंत तुरंत बताऊंगा मैं। आयशा ने कहा मिक्सर और वॉशिंग मशीन। टीवी फॉर एंटरटेनमेंट एक आंसर दिया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। सर्विस में डिलीवरी ऑफ गुड। तो किसी को पता है क्या इस बारे में जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा? चलिए नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ाना था मुझे आज। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट में मैंने समझाने का कोशिश ये किया है कि दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन। इन नंबर्स को मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इनवॉइस के अंदर। अगर आपने अपने बिल में HSN कोड या SSC कोड डिफाइन नहीं करा तो वो बिल अमान्य हो जाएगा, सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार ऐसा ही हुआ था कंपनीज के अंदर, हमने मल्टीपल बिल्स बनाए थे अलग अलग आउटलेट्स के, बट उसमें HSN कोड गलत डाला था। इस वजह से वहां से कॉल आ गया था और उन्होंने कहा था कि माल अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें HSN कोड गलत है, ठीक है। तो हमें उस बिल को प्रॉपर तरीके से करेक्ट करके उनको मेल करना पड़ गया। और मेल करने से पहले मैं आपको देखो झंझट बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड सुन लेना सब मुझे, अगर सुन रहे तो हाँ बोलो फटाफट, सबके सब हाँ बोलो। यस सर। यस सर। जल्दी Yes, sir. यस सर। ये तो हाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब बिल बनाते हैं तो बिल के ऊपर एक सिग्नेचर होता है, आपने वर्ड सुना है मैं जो लिख रहा हूँ अभी? ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी एक सिग्नेचर होता है उस एम्प्लॉयर का
जो ये रजामंदी देता है कि ये माल जा सकता है, तो उसने उस बिल में सिग्नेचर कर दिए थे। बट हुआ क्या कि क्योंकि उसमें एचएसएन कोड की गलती थी, तो वहां से कॉल आया और ये बताया गया कि एचएसएन कोड गलत है। तो जो अकाउंटेंट था उसको फटकार लगाई गई कि ऐसा गलती कैसे हो गई, और उसने बोला सॉरी मालिक। देन उसने एचएसएन कोड को करेक्ट करा, बिल को प्रिंट करा। बट ऑथोराइज सिग्नेटरी में तो सिग्नेचर हो नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ऑथोराइज सिग्नेटरी में सिग्नेचर भी तो होने चाहिए। तो सर के सिग्नेचर करने पड़े, फिर उस बिल को स्कैन करना पड़ा। स्कैन करने के बाद जब भी किसी भी चीज को आप स्कैन करोगे तो वो कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर आप कुछ भी चीजें स्कैन करते हो तो कंप्यूटर के अंदर उसका इनपुट आ जाता है, इसीलिए स्कैनर इनपुट डिवाइस भी होता है। जब वो सिग्नेचर वाला बिल जो हमने नया प्रिंट करने की सोच रहे थे, जिसमें ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए सिग्नेचर करने थे एचएसएन कोड करेक्ट करके, उसको हमने जब स्कैन करा तो वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो गया। अब हम उसको सेंड कर सकते हैं। झंझट देखिए आपने कितनी थी इसमें। झंझट ये थी कि बिल में एक गलती की वजह से, जस्ट एक गलती की वजह से हम माल सप्लाई नहीं कर सकते। तो सबको ये समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। हो सकता है मैंने बताते बताते थोड़ा घुमा दिया हो, कैन बी पॉसिबल। बेझिझक पूछो, और जिनको क्लियर है वो यस लिख दो। लिखो जरूर या बोलो जरूर। जवाब नहीं आ रहे, चलो मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। तो हुआ ये था कि हमने, ठीक है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने किसी को माल सप्लाई करा, ठीक है, और माल सप्लाई करने के बाद हमने एचएसएन कोड डाला। एचएसएन कोड उसने बताया कि ये चीज गलत है, ये माल अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपके बिल में एचएसएन कोड गलत है। अब हमने क्या करा, एज एन अकाउंटेंट उस बिल के अंदर एचएसएन कोड करेक्ट करा अपने कंप्यूटर में। पर वो जो बंदा बात कर रहा था हमारा कस्टमर, वो तो बहुत दूर था। अब वहां तक बिल दोबारा लेकर जाना तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जाएगा। तो उसने बोला कि चलो आप एक काम करो, आप बिल मुझे मेल कर दो, ठीक है, और इस पे सिग्नेचर जरूर कर देना अपने मालिक के, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं होते तब तक वो सप्लाई मानी नहीं जाती। समझ में आया? मैं आपको पूरा फंडा बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली में अकाउंटेंट बिल तो बना देता है, पर बिल बनाने के बाद मालिक के सिग्नेचर होते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी में। जब तक वह सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो माल सप्लाई नहीं होगा लीगली। फिर उधर से आपका कस्टमर या फिर जो भी डीलर है जिसको आप माल बेच रहे हो वो भी सिग्नेचर करेगा। जब वो सिग्नेचर कर देगा तो वो सेल अप्रूव हो जाएगी, तब वो बिल बिल रिसीवेबल कहलाता है, ठीक है। तो अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है कि वो कोसों दूर हमसे है, हमें उसको करेक्ट बिल देना है। तो अब हमें सिग्नेचर वाला बिल भी देना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में जाएंगे, उस बिल के अंदर एचएसएन कोड को करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद हम उस बिल का प्रिंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रिंट। प्रिंट करने के बाद उस पर सर के सिग्नेचर ले लेंगे। जो सही बिल मतलब करेक्टेड बिल था ना, रिवाइज्ड इनवॉइस, उस पर सर के सिग्नेचर लेंगे। फिर उसको प्रिंटर के अंदर डालेंगे स्कैन करने के लिए। स्कैनर सबने सुना ही होगा, जैसे कैम स्कैनर होता है, ऑफिस लेंस सॉफ्टवेयर होता है, उससे हम उस बिल को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद क्या होता है, जो भी चीज आप स्कैन करते हो वो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर आ जाती है। अगर आप ऑफिस लेंस से स्कैन करोगे तो आ जाएगी। तो होगा क्या कि वो स्कैन होके जब अंदर आ गई तो हमने उसको क्या करा, पीडीएफ बनाकर उसको मेल कर दिया। बस यही तो करना है। ये काम बहुत ही जरूरी है और ये आना भी चाहिए। अब क्लियर है सबको? जिस जिसको क्लियर नहीं है वो बता दो मुझे। जिस जिसको कोई भी क्वेश्चन पूछने से संबंधित कि ये समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहा है, बस थोड़ी ना, कुछ भी है टू जेड लेकिन आज पूछ जरूर लेना। जिनको क्लियर है वो दिल से लिखिए ऑल क्लियर या क्लियर या यस सर, जो भी है। सर एचएसएन कोड एक बार दोबारा बता दो। क्या बताना बेटा उसमें, बताओ। सर ये सिमिलर गुड्स पे तो लगते हैं, बट बहुत सारे गुड्स होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि मतलब कोई कंपनी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है एक ही चीज लगा करके, मतलब एक ही कंपोनेंट लगा करके बहुत सारे मटेरियल बना देती है वो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ उस केस में? हाँ मैं क्लियर करता हूँ। देखो इनका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन आपका समझ पाया, आप ये कह रहे हो कि अगर कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट या अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। देखो अगर कंपनी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में,
तो वो जो फिनिश गुड्स बना रही है वो फिनिश गुड का HSN कोड क्या है, पहली बात तो हमें बस उतना ही डिफाइन करना है, ठीक है। उस फिनिश गुड्स का HSN कोड प्लस HSN कोड हमें तब डिफाइन करना पड़ता है जब भी हम टैक्सेबल सेल्स करते हैं। टैक्सेबल सेल्स अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की करोगे तो आपको अपने बिल में HSN कोड और SSC कोड दिखाना ही पड़ेगा, तब तक वो अमान्य कहलाएगा, ठीक है। ये एक लीगल नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपके पास HSN कोड होना चाहिए, सर्विस बेच रहे हो तो SSC कोड होना चाहिए। किसका? उस गुड्स और सर्विस का। अपने इनवॉइस के अंदर आपको उसे कोड करना है। ये वर्ड भी आया हुआ भी देखो, कोड। हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। कोड का मतलब होता है मेंशन करना, इसको कॉपी में लिख लेना। कोड मतलब होता है मेंशन करना, उस चीज को दिखाना। तो आप इसको इंग्लिश पे लिख सकते हो, बोल सकते हो बिना किसी लफड़े के कि वी हैव टू कोड HSN कोड इन अवर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। वी हैव टू कोड SSC कोड इन अवर टैक्स इनवॉइस। कोड का मतलब होता है दिखाना, शो करना। ये 3 पॉइंट में सबको दिखेगी। कुछ पूछ रहे हो ऋतिक? नो सर, वो हो गया था ऐसे। ठीक है, तो HSN कोड, SSC कोड, तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, ये वेबसाइट का पूरा URL है सर के अंदर। हाँ बोलो सर, वो HSC कोड मिलता कहाँ से है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये वेबसाइट है indiafilings.com। इस वेबसाइट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको किसी भी गुड्स का HSN कोड, किसी भी सर्विस का SSC कोड मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जाना, आज ही गूगल पे सर्च करना है इसे indiafilings.com, और इसके अंदर जाकर आपको सारे गुड्स के HSN कोड, सारे सर्विसेज के SSC कोड कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज, क्लासिफिकेशन वाइज मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट था GST के अंदर। अगर आपको GST प्रैक्टिकली टैली के अंदर करना है तो आपको गुड्स का HSN कोड, सर्विस का SSC कोड डिफाइन करना पड़ेगा। कोई आपसे पूछेगा क्यों करना पड़ेगा जी? क्योंकि इनवॉइस में मेंशन करना आवश्यक है। अगर आप GST इनवॉइस बना रहे हो और रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तब भी, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो GST के अंदर तब भी। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गुड्स सिमिलर नेचर के होते हैं और 6 डिजिट का ही होता है। अब सवाल आता है कितने डिजिट का आपको दिखाना है? 6 डिजिट का दिखाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब है ये, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपको HSN कोड 0 डिजिट का आप दिखा सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे आपको कोई जरूरत नहीं है HSN कोड पूरा डिस्प्ले करने की। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर, पूरे साल की सेल्स 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो 2 डिजिट का HSN कोड दिखाओ, केवल 2 डिजिट्स का। और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना ही दिखाना। ये ध्यान रखना कि ये जो HSN कोड है ये आपके ऊपर है, जिसको वॉलंटरी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। वॉलंटरी का मतलब होता है कि आपकी मर्जी। एक होता है आपकी मर्जी और एक होता है करना ही करना है। दोनों बातों में फर्क होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला प्रैक्टिस कर लो, ये आपकी मर्जी है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं वेडनेसडे को होमवर्क चेक करूंगा, सबका मुझे काम चाहिए ही चाहिए, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपको HSN कोड 0 डिजिट का दिखाना है। 1.5 से 5 करोड़ के बीच में तो 2 डिजिट का दिखाना है। और 5 करोड़ से ऊपर आपके बिजनेस से धंधा करा पूरे एक साल में तो आपको अगले साल से अपने बिल के अंदर 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना ही दिखाना है। ये कंपल्सरी डिजिट्स, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं गुड्स विद GST रेट्स की। 0% जो GST लगता है वो सीरियल्स, फ्रूट्स, मीट, वूल, कॉटन, कोकोनट यानी कि नारियल, लाइव एनिमल्स, कुमकुम, पूजा सामग्री, स्टैम्प, पोस्टल आइटम्स, हियरिंग एड्स, ठीक है, इन सब पे लगता है 0% GST। 2.5% GST लगता है कट एंड सेमी पॉलिश्ड स्टोन्स के ऊपर। ये आपके जेम्स होते हैं, जेम्स, मोती, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा जो पॉलिश्ड स्टोन्स होते हैं उन पे लगता है 2.5% GST। प्रीशियस स्टोन्स भी बोलते हैं इन्हें। 5% GST लगता है चीनी के ऊपर, पैक्ड पनीर के ऊपर। ध्यान देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पैक्ड पनीर। ये नहीं लिखा हुआ खुला पनीर, पैक्ड पनीर। पैक्ड पनीर का मतलब कि वो प्रोडक्ट कोई ना कोई ऐसा पर्सन यूज करेगा जो जो थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट को दे सकता है। वो खुला पनीर अगर हम कोई बेचेगा तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा, पैक्ड पनीर पर लगेगा जी। क्यों लगेगा जी पैक्ड पनीर में? क्योंकि वो कोई ऐसा कस्टमर खरीद रहा होगा जिसकी हैसियत है कि वो पैक्ड प्रोडक्ट खरीद सकता है, इसलिए सरकार उससे 5% GST लेना चाहती है। चाय के ऊपर 5%, कोल,
एडिबल ऑयल, डोमेस्टिक एलपीजी के ऊपर, ठीक है, कैश्यू नट्स का मतलब हो गया काजू, फुटवेयर अगर आप 500 रुपए से कम का जूता खरीदो तो 5%, एपरल्स यानी कि कपड़े अगर आप 1000 रुपए से कम का कपड़ा खरीदोगे तो 5% जीएसटी लगेगा, मसाले, अगरबत्ती, लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, मिष्टी और मिठाई के ऊपर 5%, 12% लगता है बटर घी के ऊपर, फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड, अम्ब्रेला छाते के ऊपर, 18% लगता है हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, पास्ता, आइसक्रीम, टॉयलेटरीज, प्रिंटर्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप। ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको जीएसटी रेट कहीं पे ऐसा लगे कि नहीं ये तो 2.5 नहीं, ये तो इतना है, ये तो इतना है, वो हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकता है वो नोटिफिकेशंस रॉन्ग पढ़ रहे हो, बड़े अप टू डेट नोटिफिकेशंस के तहत है, और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं जीएसटी रेट्स के, जैसे कि अब मोबाइल के ऊपर बढ़कर 12 से 18% जीएसटी रेट कर दिया गया है, इसलिए रेडमी के फोन्स महंगे हो चुके हैं। 28% जो जीएसटी लगता है वो लगता है स्मॉल कार्स के ऊपर, ठीक है, गाड़ियों के ऊपर, उस पर जानबूझकर 1% एक्स्ट्रा या फिर 3% सेस लगाया जाता है। सेस एक प्रकार का एडिशनल टैक्स होता है जो जानबूझ के लगाया जाता है जिससे कि हम अमीरों से और टैक्स वसूल कर सकें। 28% तो ले ही रहे हैं पर सेस भी लेंगे जानबूझकर, ठीक है। हाई एंड मोटरसाइकिल्स, ऐसी मोटरसाइकिल जो कि थोड़ा सा मतलब हाई एंड लेवल की है, बहुत ही वो है, जैसे हार्ली डेविडसन हो गया जो करीबन 25-30 लाख की आती है, तो ऐसी मोटरसाइकिल्स के ऊपर 28% तो लगेगा प्लस 15% सेस एक्स्ट्रा लगेगा। एसी के ऊपर 28% लगेगा, फ्रिज के ऊपर 28% लगेगा। कोई भी लग्जरी आइटम या फिर सिन आइटम जैसे कि आपका सिगरेट हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गया, इनके ऊपर 15% सेस एक्स्ट्रा लगता है, जैसे BMW कार, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाली जो कैटेगरी है ये रिचर्ड्स के लिए है, जो अमीर लोग हैं उनसे आपको इतना वसूलना है टैक्स। सरकार ने बोला है कि 28% से ऊपर सेस भी हम उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीएसटी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उनके रेट्स हैं। रोज आप इस वीडियो के अंदर इस ऑडियो को सुनना बार बार, जो जो चीजें मैंने आपको हिंदी में इंग्लिश में समझाई उसको पढ़ोगे अब वो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सर्विसेज विद जीएसटी रेट्स, कौन कौन सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी रेट क्या लगता है? 0% बेसिक सर्विसेज के ऊपर लगता है फॉर पीएमजेडीवाई अकाउंट्स। ये पीएमजेडीवाई क्या है, कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे पता था किसी को तो पता जरूर होगा। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके ऊपर 0% लगता है सर्विस जीएसटी, ठीक है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। 5% लगता है रेंटल कैब सर्विसेज में, आपको पता ही है रेंटल कैब सर्विसेज कौन कौन सी होती है। एयर ट्रैवल के ऊपर 5%। 12% लगेगा मूवी टिकट के ऊपर, तभी जब वो 100 रुपए से ऊपर की होगी। अगर 100 रुपए से ऊपर की कोई मूवी देखोगे तो उसमें 12% लगेगा जीएसटी। 18% लगेगा आउटडोर केटरिंग के ऊपर, थिएटर के ऊपर, और 28% लगता है अम्यूजमेंट पार्क और गो कार्टिंग के ऊपर। गो कार्टिंग मतलब वही झूले वगैरह हो गए, ठीक है, इन पे लगेगा 28% आपका जीएसटी रेट। ये सर्विसेज हैं। और भी सर्विसेज है जिसका मैं आपको होमवर्क दूंगा पूरा रैप अप करके। अब ये एक्सरसाइज 2 थी जो मुझे आज देनी थी, बट अब इतना टाइम नहीं है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। मैं आपको इन क्वेश्चंस का प्रीव्यू भी दिखाना चाहता हूँ, बट मैं दिखा नहीं पाऊंगा, सॉरी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। बाकी अब कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में जैसे कि आज कौन कौन बच्चे आए हैं, सब आए हैं, तो कल की क्लास में केवल उन्हीं को उपस्थित होना है जो कि आपके थोड़े से बच्चे एब्सेंट में रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं कल उनको क्लास में मौजूद रहना है, या फिर जिनको डाउट्स हैं कल की क्लास उनके लिए है। बाकी लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आज का होमवर्क भी मैं सेंड कर दूंगा। इस होमवर्क के अंदर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, ठीक है, तो तैयार रहना। और बाकी अपने सहपाठियों को भी बता देना, साथ के स्टूडेंट्स को भी, कि होमवर्क्स आएंगे तो उनको कंप्लीट करके रखें। प्लस कल की क्लास उन्हीं की है जो एब्सेंटीज थे, जो एब्सेंट्स है, मैं ग्रुप में अपडेट भी कर दूंगा इस बारे में। तो कल की क्लास उसी को ज्वाइन करनी है जो एब्सेंट रह चुका है, जिसको डाउट्स हैं या फिर जिसको जीएसटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, वीडियोस देखने के बावजूद भी। बाकी हम सारे सेशंस अब अपने जो भी हम करेंगे वो सैटरडे को करेंगे। सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या इंटरेस्टिंग होगा, बट कल की क्लास उनके लिए बेसिकली जिनको डाउट्स हैं या फिर जो एब्सेंट रह चुके हैं। बाकी लोग घर बैठ के प्रैक्टिस करें अपने बाकी टॉपिक्स के ऊपर और क्वेश्चंस निकालें। जितने क्वेश्चंस हम निकालोगे हमारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है। और होमवर्क्स अपने जो भी आए उनको कंप्लीट करें, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपने टाइम पे सब चीज़ें करी थी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम परसों, और बाकियों से कल जिनके डाउट्स वगैरह हैं, तो कल हम डाउट सेशंस लेंगे। तो बाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून।